नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों के सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत 5 ब्रिक्स देशों की सरकारों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिक्स के एजेंडे में इस बार सबसे अहम अफगानिस्तान में तालिबान राज का स्थापित हो जाना है। रूस, चीन का तालिबान के साथ संपर्क के दांव के बीच भारत क्या कूटनीतिक कदम उठाता है और क्या संदेश देता है, यह जानना अहम होगा। भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति स्पष्ट है, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए भारत कैसे इस परिस्थिति से निपटेगा, यह अपने आप में अहम हो जाता है। यह परिस्थिति बनी है, इसी वजह से आज की यह बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। इसीलिए आज दंगल में हमारा मुद्दा है, क्या अफगानिस्तान की आतंकी सरकार को लेकर कोई फैसला लेगा ब्रिक्स? क्या पीएम मोदी की कूटनीति से दुनिया बदलेगी तालिबान नीति? यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। अफगानिस्तान में इनामी आतंकवादियों की अगुवाई में तालिबानी सरकार बन चुकी है और ऐसे में भारत की मेजबानी में हो रहे 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का सबसे बड़ा मुद्दा अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बहाने आतंकवाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद ब्रिक्स देशों में रूस और चीन ने वहां अपना दूतावास बंद नहीं किया है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन का कूटनीतिक दांव अहम हो जाता है। चीन जहां तालिबान के साथ संबंधों पर लालायित हो रहा है, वहीं रूस तालिबान के साथ संपर्क में होने के बावजूद सतर्क है। चीन तालिबान की ओर से अंतरिम सरकार की घोषणा और जरूरी पदों पर तैनाती को काफी महत्व देता है। इससे अफगानिस्तान में 3 हफ्तों से अधिक की अराजकता खत्म हो गई है। अब जरूरी है कि देश में व्यवस्था कायम हो और उसका पुनर्निर्माण किया जाए। There are concerns. Otherwise, I would not say that we are actively cooperating on the issues of terror globally and regionally. अफगानिस्तान में तालिबान राज को लेकर भारत ने अभी कूटनीतिक वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई है, लेकिन भारत हर एक घटनाक्रम पर पैनी नजर रख रहा है। एक दिन पहले रूस के एनएसए निकोलाई पेत्रुशेव भारत में थे, तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने भारत का दौरा किया। तालिबान सरकार को लेकर भारत का क्या दांव होगा अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन आतंकवाद पर समझौता न करने पर भारत अडिग है। पिछले साल ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले 24 अगस्त को भारत के एनएसए अजीत डोभाल ब्रिक्स देशों के सुरक्षा प्रमुखों से मीटिंग कर चुके हैं। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हिस्सा बन रहे हैं। आज तक ब्यूरो। ब्रिक्स यानी कि वैश्विक आबादी का 41% अपने आप में भारत इसकी अध्यक्षता करता हुआ, और आज जो भी मोदी का इंटरनेशनल प्लान होगा भारत सरकार का, वो काफी ज्यादा अहम हो जाता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राज्यसभा सांसद, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेश्राम इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही मौजूद हैं अनिल त्रिगुणायत, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। लेकिन शुरुआत सुधांशु जी आपसे ही करते हुए, चूंकि भारत के ऊपर सभी की नजर है, तालिबान भी यकीनन ब्रिक्स की ओर टकटकी लगाकर देख रहा होगा कि आखिर आज किस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। क्या है भारत सरकार का इंटरनेशनल प्लान तालिबान को लेकर? क्या आज ये माना जाए कि जो भी हमारा पक्ष है वो दुनिया के सामने आ जाएगा? देखिए, ब्रिक्स की जो ये समिट हो रही है, ये 2-3 मामलों में इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कारण तो ये है कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। दूसरा, इसमें 2 देश ऐसे शामिल हैं जिनके के बारे में ये धारणा है कि वो तालिबान की सरकार के साथ उनके मधुर संबंध हो सकते हैं। इसमें चाइना और रूस हैं।
और इसके अतिरिक्त ये दोनों देश वो भी हैं जिनके पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार है। तो मानी हुई बात है कि ऐसे समय में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होने वाली कोई भी वार्ता भारत के लिए और अफगानिस्तान के पूरे प्रकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। जहां तक भारत का प्रश्न है, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से इस विषय को उठाया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इससे पहले ब्रिक्स के में आतंकवाद के विषय के ऊपर यदि कोई सब्सटेंटिव प्रस्ताव यानी एक तथ्यात्मक प्रस्ताव पारित हुआ तो 2016 में जी। जब उस समय भी मोदी जी ही उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद यह हुआ काउंटर टेररिज्म को लेकर बाकायदा ब्रिक्स के एनएसएज की यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की एक बैठक हुई जिसमें कि इस विषय के ऊपर एक डिटेल्ड प्लान की तैयारी की गई। तो मानी हुई बात है कि आतंकवाद के विषय पर और वैसे भी वैश्विक सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, मानवाधिकारों के संदर्भ में ब्रिक्स में अनेक स्तर पर चर्चा हो चुकी है। ठीक है। तो मानी हुई बात है कि आज जब चर्चा होगी तो अफगानिस्तान में सारे विषय आएंगे, सुरक्षा भी, काउंटर टेररिज्म भी, मानवाधिकार और ये सारे विषय। तो मैं मानता हूं कि हमें इस पे नजर रखनी चाहिए कि भारत उसको पूरी प्रमुखता के साथ तो उठाएगा, परंतु चाइना और रूस उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये मेरे विचार से अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के लिए ज्यादा बेहतर जो दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ यहीं से मैं चर्चा में आगे बढ़ूंगी। सुधांशु जी, महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ हैं, उनकी टिप्पणी इस पर मैं ले लेती हूं। चूंकि तालिबान की सरकार आने के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय किसी इतने बड़े मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और खुद अध्यक्षता हिंदुस्तान कर रहा है। सुप्रिया जी, किस तरह की उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को लग रही हैं? क्या वक्त आ चला है जब भारत तालिबान के मामले में अपना जो भी पक्ष हो वो दुनिया के सामने रखे? मुझे लगता है दुनिया ही नहीं, हमारे देश को तो पता चले कि हमारी चुनी हुई सरकार का क्या पक्ष है तालिबान की सरकार में। तालिबान की सरकार वो सरकार है जहां पर हक्कानी नेटवर्क का जो प्रमुख है वो इंटरनल मिनिस्टर बना हुआ है। वहां से सारे भारत विरोधी संगठन हक्कानी नेटवर्क के तार जुड़े हुए हैं। तो देश को आज जानना जरूरी है कि हमारी चुनी हुई सरकार की क्या प्रतिक्रिया है इस सरकार को लेकर, क्या प्रतिक्रिया है आज पाकिस्तान में जो गतिविधि हो रही है उसको लेकर, क्योंकि इसके समीकरण बदल रहे हैं। पाकिस्तान चीन के नाम पर चिल्लाता है, पाकिस्तान इस समय अफगानिस्तान में अपनी पैठ जमाने की कोशिश तालिबान नेटवर्क के थ्रू। तो जरूरी है कुछ बातों को समझना, और सबसे जरूरी है ये समझना कि ब्रिक्स में जो रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज है, रशिया जो हमारा हमेशा से फेयर वेदर फ्रेंड रहा, उसने जो एक्सटेंडेड ट्रोइका की एक मीटिंग करी जिसमें पाकिस्तान तक को बुलाया गया, हमें आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? चीन की तो हम जितनी बात कम करें उतना ज्यादा अच्छा है। चीन जो है वो हमारे यहाँ आता है, प्रधानमंत्री महोदय समिट होस्ट करते हैं, झूला झूलते हैं, महाबलीपुरम में कार्यक्रम होता है, लेकिन चीन ने अभी भी जो नो मैन लैंड है उसमें बफर जोन जो बनी है उसमें फोर्टिफिकेशन कर रहा है। ये कल की रिपोर्ट है, आपके चैनल पर भी मैंने देखी। तो मुझे लगता है कि इस समय विश्व को यह जानना जरूरी है कि हमारी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि बहुत से जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो भारत विरोधी संगठनों से जुड़े हुए हैं। हमारी क्या नीति है? क्या हमारी नीति है गुपचुप दुआ में बात करना? हमारे राजदूत ने जाकर उनसे क्या कहा ये तो पता चल गया, लेकिन उन्होंने हमसे क्या कहा, उनके इन्विटेशन पे हम गए थे तालिबान में, हमें पता नहीं है। कंधार में भी पहले बात हुई थी जहां पर जरदार और मसूद अजहर को छोड़ा गया था। तो ये कौन सी नीति है? आखिर भारत सरकार की नीति क्या है? नीति क्या है? सुधांशु त्रिवेदी जी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाती हूँ। भारत सरकार की नीति क्या है? ये तो वास्तव में भी देश के सामने देखिए, बेहतर होता है कि हम लोग, हाँ बस मैं बिल्कुल बता दे रहा हूं। देखिए, बेहतर होता है कि हम लोग ब्रिक्स के संदर्भ में बात करते, आज तो ज्यादा बेहतर होता, परंतु जहां तक नीति की बात है मैं पुनः इस बात को रीट्रेट किए दे रहा हूं, पुनर्परिभाषित किए दे रहा हूं। हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकती, इसलिए हमने आज तक पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया। हाँ, नीति हमें याद है, काबुल की बात आ रही है, शायद सुप्रिया जी को याद हो, काबुल में सबसे भयानक हमला भारत के दूतावास पे कब हुआ था? 2008 में, जिसमें तत्कालीन सरकार ने औपचारिक रूप से 58 लोगों के मारे जाने को माना था, और 2008 में ही 9/11 हुआ था, और उसके बाद 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्म एल शेख, जिसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि आतंकवाद से हमारी वार्ता प्रभावित नहीं होगी। और इतना ही नहीं, बलूचिस्तान उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन का पार्ट था, यानी हम ये भी मान रहे थे कि बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हैं। तो यह नीति और आज की नीति में जमीन आसमान का अंतर है। यह सामान्य आदमी से लेके कोई भी डिप्लोमेटिक एनालिस्ट यानी कूटनीतिक विश्लेषक बहुत सहजता से इस अंतर का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, जल्दी से सुप्रिया जी, जल्दी से। मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए आप। बोलिए बोलिए।
मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि भारत विरोधी ताकतों से कैसे निपटना है, इसके बारे में पूरी क्लैरिटी चाहिए देश में, पूरी क्लैरिटी सरकार में चाहिए, लेकिन सरकार की क्लैरिटी नहीं दिखती है। हमारे राजदूत वहां पहुंच जाता है, हक्कानी नेटवर्क के लोग वहां बैठे हुए, हम क्या कर रहे हैं? अमेरिका ने 125 देशों के साथ एक वक्तव्य निकाला, उसमें भारत नहीं था। एक्सटेंडेड ट्रोइका में हम नहीं है रशिया के साथ। चीन तो हमारे साथ लुका छिपी खेलते ही रहता है, वो सबको पता है वो क्या कर रहा है। आज भी हमारे बॉर्डर पे लद्दाख से वो भी एग्जाम से फोर्टिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, अलग थलग क्यों कर दे? ये कूटनीति का फेलियर है। और यूएनएससी की, मैं 5 सेकंड में एक बात कहूंगी, यूएनएससी की अध्यक्षता भारत ने करी, ये गर्व की बात है, लेकिन उसी यूएनएससी की अध्यक्षता में चीन की आपत्ति पर तालिबान का संगठन, टेरर संगठन से नाम क्यों हटा दिया गया भारत से? 16 को डाला गया, 27 अगस्त को हटा दिया गया क्योंकि चीन ने आपत्ति करी। ठीक है, कौन सी अध्यक्षता करी? ठीक है, ब्रिक्स में रहते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण बात है आपने 2016 के मुकाबले सुधांशु जी, लेकिन इस बार की परिस्थितियां तो अलग है ना, और हिंदुस्तान अध्यक्षता कर रहा है, इस वजह से उम्मीदें कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारा एक एक कदम उसके संकेत और संदेश बहुत दूर तक जाएंगे। तो इस वजह से क्या ये माना जा सकता है कि आज स्पष्टता देश के सामने आ जाएगी? नहीं, संक्षेप में बहुत हमारी स्पष्टता बिल्कुल साफ है कि हमने कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया, और तो छोड़िए, हमने ना हुर्रियत से बात की ना बात करने दिया। जो लोग आतंकवाद में जरा भी संबंधित थे वो पिछली सरकारों की तरह रेड कारपेट वेलकम के साथ नहीं आते थे, वो एनआईए की पेशी में आते थे, ईडी के मुकदमे में दिल्ली आते थे। और एक लाइन कह दूं, देखिए हमारी नीति इतनी स्पष्ट नहीं हो सकती जितनी इनकी नीति थी। कारण था यूपीए सरकार की नीति बहुत स्पष्ट थी। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा है कि 26/11 के बाद, 26/11 के बाद इसलिए यूपीए सरकार ने पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करने की नहीं सोची कि उससे भाजपा को राजनीतिक लाभ होगा। इतनी स्पष्ट नीति इन्हीं की हो सकती है, हमारी नहीं। और अगर इनको आपत्ति है तो ओबामा जी पे जाके मुकदमा करिए ना। सर, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कभी भी भ्रमित करने वाली बातें नहीं करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। मैं बिना बहस के सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी नीति बड़ी स्पष्ट है, तो क्यों आपके राजदूत गए तालिबान से मिलने? क्यों आपने दोहा में तालिबान से बातचीत करी? आप बताइए मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते हैं जवाब। अगर आपकी नीति इतनी स्पष्ट है तो यूएनएससी की अध्यक्षता में तालिबान का टेरर संगठन से नाम कैसे हट गया? आप दे सकते हैं इस चीज का जवाब? चीन की आपत्ति पर आप क्यों झुक गए? आप दे सकते हैं इस बात का जवाब कि अमेरिका की 125 देशों की लिस्ट में हम क्यों नहीं थे? रशिया के ट्रोइका में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बनाया गया, हम क्यों नहीं थे? स्पष्टता की बात आप करते हैं, हमारे सामरिक हितों की रक्षा ही नहीं हो रही। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए उन्होंने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। सुधांशु जी, अगर आवाज मिल पा रही हो, उन्होंने कहा है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे हिंदुस्तान झुक गया और अपने हितों के साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। चीन की आपत्ति पर नहीं, मैंने बोला चीन की आपत्ति पर। ठीक है मैडम, चीन की आपत्ति पर हम जवाब दे दें? जी जी प्लीज। हाँ, पहली बात तो जो मैंने किताब कोट की थी उसका जवाब नहीं आया, फिर भी मैं जवाब देता हूं। आपने कहा कि चीन के आगे हम झुक गए। ये बताइए, जब हमारा चीन के साथ विवाद हुआ तो कूटनीतिक दृष्टि से चीन के साथ कौन खड़ा था? सिर्फ 2 देश, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। इससे पहले जब विवाद होता था कश्मीर का लेकर तो लगभग पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी होती थी के जमाने में। दूसरी बात, आप याद करिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम आए, चाइना रोक पाया क्या? धारा 370 पे चाइना चाह कर भी रत्ती भर का एक कोई प्रस्ताव यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं ला पाया। कहीं किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो पाई। और पहली बार ऐसा हुआ है जब से ये माइटी चाइना उभर के आया है, उसके बाद चाइना की फौजें गई और बगैर कोई कार्रवाई किए वापस आ गई। और इसके बाद भी आपको ये नजर आता है कि चाइना की कूटनीति हमसे भारी थी। उसके ये हमने जो 3 तथ्य गिनाए, ठीक है। आपका अब जरा मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल करना चाहूंगी। 2 और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, राजनीतिक बहस से थोड़ा आगे बढ़ते हुए सीधे मैं आना चाहूंगी संजय मिश्र जी आपके पास, और उसके तुरंत बाद अनिल जी मैं आपके पास आऊंगी प्लीज। ठीक है, हो गया। संजय मिश्र जी, मेरा सीधा सा सवाल है, चूंकि अब चाइना का रुख क्या है तालिबान को लेकर, यह हम सब ने देख लिया है, लेकिन रूस ने भी अपना दूतावास बंद नहीं किया है तालिबान की सरकार के आने के बावजूद। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने बातचीत की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ चाहे बीते दिनों की बातचीत हुई हो या कल राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर रूस के साथ अहम बातचीत हुई है, तो उसके मद्देनजर आज इस ब्रिक्स सम्मेलन से किस तरह की उम्मीद हिंदुस्तान कर सकता है? क्या वक्त आ गया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय जमात जो 41% की आबादी वाले ये ब्रिक्स है, वो कोई निर्णय ले तालिबान को लेकर कि किस तरह से आगे बढ़ना है, और ये स्पष्ट होना चाहिए? देखिए चित्रा, मेरे को तो काफी ऑप्टिमिज्म है
काफी उम्मीद है ये ब्रिक्स समिट से। जी। जितने भी देश है, सिर्फ चाइना का थोड़ा रवैया चेंज हो सकता है या रहेगा भी चेंज, लेकिन मेरे को लगता है जहां तक रशिया है, क्योंकि इसमें देखिए रशिया हमारे लिए सबसे जरूरी है, बाकी साउथ अफ्रीका और ब्राजील को इतना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है ये टेररिज्म, पर हमको करता है और रशिया को करता है। तो जिस प्रकार अभी ये 3-4 दिन में ये रशियन एनएसए की विजिट हुई है, यूएस CIA चीफ की विजिट हुई है, MI6 ब्रिटिश से उनके बॉस की हुई है, तो ये काफी अच्छी चीजें हो रही हैं देश के हित के लिए, क्योंकि ये तीनों जो आए हैं ये तीनों देश के ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल। और मेरे को लगता है चाहे रशिया ने एम्बेसी रखी हुई है, वो भी हमारे जैसे वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और वेट एंड वॉच का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल चुप बैठ गए हैं। मेरे ख्याल हमारी नीति जो है वो है ऑब्जर्व करना, जैसे हम आर्मी में भी मिलिट्री में भी वी कीप ऑब्जर्विंग द एनिमी की क्या हरकत हो रही है और उसके मुताबिक हम अपने एक्शंस लेते रहते हैं। तो मेरे ख्याल भारत सरकार है और इनके साथ जितने भी नुमाइंदे हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनका बहुत तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। और मेरे ख्याल वो सारी फैक्टर्स, जिस प्रकार लड़ाई के मैदान में हम सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, तो सारे फैक्टर्स देखते हुए मेरे को तो लगता है कि ये सारी कंट्रीज एक कॉमन ग्रिड में आने की पूरी संभावना है। आज नहीं तो कल पक्का होगा और वो हमारे देश के फायदे के लिए रहेगा और दुनिया के फायदे के लिए भी होगा। चीन और पाकिस्तान को अगर अलग स्थल रहना है वो रहिए, पर वो मेरे को लगता है जो बाकी देश की जो यूनिटी रहेगी वो उसको चैलेंज करेगा और वो बाद में ये दोनों देश पाकिस्तान और चाइना शायद पछताएंगे। और चाइना का जहां तक मैं आपको बता दूं, उनको ज्यादा वहां पर अफगानीज बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं। पाकिस्तान को तो सख्त नफरत करते हैं। तो वहां पर ना वो चाइना इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकता है, या जो सीपेक का भी वो एक्सटेंड करना चाहते हैं वो कंधार की तरफ, मेरे को नहीं लगता अफगान जनता मंजूर करेगी। और तालिबान तो ये टेम्परेरी फेज है, ये निकल जाएगा। वहां के लोग, अफगानी लोग जो वहां एक रिवोल्ट चल रहा है, वो बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब बात ये करते हैं कि तालिबान और जिस तरह की तस्वीरें भी सर सामने आ रही हैं, यकीनन वो बहुत ज्यादा चिंता पैदा करती हैं, क्योंकि आज ये खबर ये आई है कि अब किसी भी तरह के विरोध पर या स्लोगन पर बैन कर दिया गया है जब तक परमिशन नहीं दिया जाएगा। और तालिबान क्या महिलाओं को परमिशन देगा इस चीज की, ये सवाल पूछना ही अपने आप में बेमानी हो जाता है, क्योंकि उसकी सोच महिलाओं को लेकर क्या है ये दुनिया के सामने है। अनिल जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है, ऐसे में ये सवाल अहम हो जाता है, ब्रिक्स के ऊपर तालिबान की भी नजर है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका समेत उसके पैसों पर जो रोक लगाई गई है और सरकार चलाने के लिए उसे पैसे भी चाहिए, और ऐसे में ब्रिक्स देश जो भी फैसला करते हैं उसका दूर तलक असर जाएगा। तो क्या आज ये माना जा सकता है कि एक इंटरनेशनल प्लान अब से थोड़ी देर के बाद जो सम्मेलन शुरू होने जा रहा है उसके जरिए दुनिया के सामने होगा तालिबान को लेकर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रिक्स जो है एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जो है जब जेम्स ओनील ने इसका नाम लिया था ब्रिक करके, तो पता है कि कितनी बड़ी इकोनॉमीज, कितनी बड़ी ताकतें इसमें एक साथ जुड़ रही हैं। उनका जरूर एक वो जो इफेक्ट होता है वो सब जगह फील होता है, और ये एक तरह से साउथ साउथ कॉर्पोरेशन वर्सेस नॉर्थ के साथ था। लेकिन अब आ गई बात आपके अफगानिस्तान के बारे में, जो आज सबसे बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो ये 15वें साल में हम बात कर रहे हैं उसमें हम कहते हैं कि इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, एंड 4 पॉइंट जो है भारत ने अपनी चेयरमैनशिप में रखे थे, जिसमें मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को किस तरह यूज किया जाए SDGs के लिए, और ये साउथ एशिया में है चूंकि अफगानिस्तान, इसलिए डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। P2P एक्सचेंजेस कैसे बढ़ेंगे इसमें, और इम्पैक्ट ऑफ कोविड, इकोनॉमिक रिकवरी, ये सब इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो डिसाइड होंगे आज। उसके अलावा रही बात ये कंटेंशियस मुद्दा, तो आप देख लें कि चाइना और रशिया जो है ये सब चीजों के बाद एक चीज होती है जियोपॉलिटिक्स और रियल पॉलिटिक्स। बिल्कुल। तो रशिया ने कम से कम, मैं जब 10 साल पहले मॉस्को में था तब से तालिबान के साथ अपने संपर्क साधे हैं और तब से वो वहां से मिल रहे हैं, और उसके बाद में, लेकिन वो भी टेररिज्म के खिलाफ है पूरी तरह से। जिस तरह प्रेसिडेंट पुतिन ने चेचन्या में या दूसरी जगह उसका कंट्रोल किया, बिल्कुल इसी तरह चीन भी खतरा मानता है।
जो इसीलिए उनका सबसे पहला नेगोशिएशन जो तालिबान के साथ हुआ वो भी टेररिज्म के बारे में है। सर ये महत्वपूर्ण सवाल, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है आपसे ही अनिल जी, क्योंकि कल जो बाइडेन से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि चीन जो फंडिंग करेगा तालिबान को, उसको लेकर क्या आप चिंतित हैं, तो उनकी ओर से जवाब ये दिया गया है कि चीन के बहुत सारे हित हैं, अपने हितों को पूरा करने के लिए तालिबान के साथ बातचीत के जरिए वो आगे जरूर बढ़ेगा। तो आपकी ही बात को जोड़ते हुए, क्योंकि चीन शुरू से ही समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ चित्रा जी, आज ही चीन ने $31 मिलियन का असिस्टेंस उनको ऑफर किया है तालिबान को, और इसमें आप कोई शक की बात नहीं है कि चीन और रशिया दोनों इसका पूरा फायदा उठाएंगे जो ये वैक्यूम हो रहा है उसमें। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि चीन और रशिया हमारी तरफ से मान करके वो काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होगा। बाकी सब चीजों पे हो सकता है, लेकिन ये कंडेम करने की बात रही। दूसरी चीज आप ये है कि तालिबान की जो लीडरशिप है वो आज तक बार बार ये कह रही है कि हम अफगानिस्तान के जो धरती है वहां से टेररिज्म किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं जाने देंगे, लेकिन अभी बहुत जल्दी की बात है। असली बात प्रॉब्लम जो है, जो कल पाकिस्तान के जो हमारे जो पात्रुशेव के साथ जो बात हुई एनएसए की और प्रधानमंत्री के पास जो कॉल किया, उनको क्लियरली बताया गया, और ये दुनिया इस बात को बार बार भूली जा रही है कि असली प्रॉब्लम तालिबान नहीं है, असली प्रॉब्लम पाकिस्तान है। बिल्कुल। तो जब तक आपको उधर ज्यादा अटैक करना चाहिए, उधर की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसको अमेरिका भी मिलता है, उसके साथ में चीन भी मिलता है और रशिया भी मिलता है। तो आप सोच सकती हैं कि इसका जो रिजल्ट है, मेरे ख्याल से तो मुझे कोई इस बात में कोई ऑप्टिमिज्म नहीं है कि कोई ब्रिक्स मिल करके कुछ करेंगे। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, और इन तमाम आतंकवादियों के चेहरे भी हम दिखा रहे हैं जो अब कमान संभालेंगे, प्रधानमंत्री से लेकर चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, उप प्रधानमंत्री हो, अब सबके ऊपर कहीं ना कहीं से बैन लगा हुआ है, चाहे यूनाइटेड नेशन हो या फिर अमेरिका हो। और यहां पर आपने पाकिस्तान का जिक्र कर दिया, उसने कहा है कि आतंकवाद को रोकना है तो पाकिस्तान, तो आप अफगानिस्तान की मदद कीजिए, तालिबान की मदद कीजिए पैसों के रूप में, जब वर्ल्ड बैंक के पैसों को फ्रीज कर दिया गया है अमेरिका की ओर से। ऐसे में सुधांशु त्रिवेदी जी, आज का रुख काफी ज्यादा अहम हो जाता है, कैसे बढ़ेगी सरकार फिर, क्योंकि भारत का अपने हितों के नजरिए से रुख होगा। वहीं आपने कहा रूस और चीन भी हमारे सामने बड़ी चुनौती है, इन दोनों में से किसका समर्थन मिलने की उम्मीद आपको लग रही है आज के भारत के स्टैंड के जरिए? देखिए, जो अनिल तिग्रानी जी ने जो भी बात कही, मैं इस बात से सहमत हूं कि हम अगर ये अपेक्षा करें कि रूस या चीन हमारे अनुसार अपनी नीतियों में कोई बदलाव करेंगे, तो मैं इसकी संभावना बहुत अपेक्षाकृत कम मानता हूं। हमें अपने हिसाब से वह रणनीति बनानी होगी। अब देखिए, समस्या वहां पर क्या आने वाली है उस सरकार के लिए, और जिस कारण से हमारे लिए भी एक चुनौती आ सकती है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज अब उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होगी कि धन का स्रोत कहां से आए। अब पैसा देने में सबसे आगे चाइना रहेगा, अगर चाइना देगा तो बदले में वो पैसा वसूलने की भी पूरी कोशिश करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मानवीय बात है, अगर चाइना के पैसे के ऊपर वो लोग पलेंगे तो हमारे लिए एक चुनौती बनकर आगे आ सकते हैं। परंतु एक बात जो चीन को भी समझनी होगी, जब जब अफगानिस्तान के मिजाज को समझना होगा, जब वहां पर किसी प्रकार की लड़ाई होती है तो पहले जो देश आता है कि मैं आपका बचाव करने आ रहा हूं। याद करिए 1980 के दशक में यह बात थी कि अमेरिका का डोमिनेंस बढ़ रहा है और इस प्रकार की चीज हो रही, तो रूस आया और रूस वहां कर विलन बन गया, खलनायक बन गया। जब रूस गया 1990 में, याद करिए उस समय अमेरिका के लोग मुजाहिदीनों को सपोर्ट कर रहे थे। हम लोग याद है बचपन में सिल्वेस्टर स्टालिन की मूवी द रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 मुजाहिदीनों के पक्ष में हॉलीवुड में मूवी बन रही थी, जैसे वो लोग कितने बड़े हीरो हैं। और जैसे ही अमेरिका आया, उसके बाद अमेरिका विलेन हो गया और अमेरिका उनको दुश्मन नजर आने लगा। तो चीन भी ये सोचे कितनी आसानी से वो आकर, और जबकि वो कहानियां अवेलेबल हैं, मेरे ख्याल से हमारे दोनों विशेषज्ञों को यह भली भांति पता होगा कि सिक्यांग प्रोविंस से लगा हुआ अफगानिस्तान का बदख्शां का इलाका है, और जब सिक्यांग में हजारों की संख्या में लोग मारे गए तो बहुत से लोग जान बचा के बदख्शां गए थे, और अफगानिस्तान में जाके उन्होंने किस ढंग से मुसलमानों के ऊपर चाइना में जुल्म हुआ उसकी कहानी भी सुनाई थी। तो इसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा आने वाले टाइम में, इतना आसान भी नहीं होगा कि जिस ढंग का चीन समझ रहा है। तो मेरे विचार से हमें इस चीज पर दृष्टि भी रखनी होगी, परंतु जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं उनको भी समझना होगा कि काम इतना आसान नहीं है। मोदी की कूटनीति, दुनिया बदलेगी क्या तालिबान नीति, इस विषय को लेकर दंगल में लगातार चर्चा जारी है। आपको बता दें कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, और यकीनन आज ब्रिक्स के जरिए तालिबान को लेकर किस तरह का संदेश और संकेत आता है निकलकर सामने, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। 5 देश इसमें शामिल हैं, लेकिन दुनिया भर की 40% से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व ब्रिक्स करता है, और यहां पर तमाम खास मेहमानों के साथ चर्चा लगातार जारी है। कुछ ही देर में जैसे ही पीएम का संबोधन शुरू होता है, सीधे आपको लेकर चले
चलेंगे। सुप्रिया श्रीनेत, आप सुधांशु जी की बातों पर कुछ कहना चाह रही थी। देखिए, बस कुछ ही पलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, चूंकि भारत अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए पीएम क्या कहते हैं ये देखना और जानना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आतंक के खिलाफ जिस तरह से रूस और हिंदुस्तान एकजुट है, लेकिन चीन का आज ब्रिक्स में शामिल होने के बाद रुख क्या रहता है, यह महत्वपूर्ण होगा जानना। सुप्रिया जी, आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रही थी। आज के जरिए कम से कम एक नजरिया तो स्पष्ट हो ही जाएगा ना, और इतनी जल्दबाजी तालिबान को लेकर भारत क्यों दिखाए? सुप्रिया जी, ये भी बात बार बार कही जा रही है, क्योंकि बदलती हुई परिस्थितियों के मद्देनजर क्षेत्रीय संतुलन साधना भी हिंदुस्तान के लिए जरूरी है। मैं बहुत संक्षिप्त में कहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बोलने वाले हैं। मुझे सुधांशु जी की किसी बात पर कुछ नहीं बोलना है, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ कि हमारे राजदूत की तालिबान से मुलाकात के बाद तालिबान ने बोला चीन उनका सबसे बड़ा पार्टनर है, तालिबान ने बोला वो कश्मीर में इंटरफेयर करेंगे, और मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं कि पाकिस्तान हमारी बड़ी समस्या है और पाकिस्तान चीन के इशारे पर इठला रहा है। उसका वेस्टर्न बॉर्डर तालिबान के आ जाने से प्रोटेक्टेड है। हमें पाकिस्तान से जूझने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। कूटनीति की सबसे बड़ी सबक यही सीखना पड़ेगा कि झूले झूलने से कूटनीति नहीं होती है। कूटनीति के लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। कैमरे पर फोटो खिंचाना, फोटो जीबी होना है, कूटनीतिज्ञ होना नहीं है। हमारी विदेश नीति कहीं ना कहीं कमजोर रही है, और उसी का परिणाम है कि अमेरिका और रूस से हम अलग थलग पड़ गए। चीन तो हमारा कभी साथ नहीं देता, लेकिन अमेरिका और रूस तक से हम अलग थलग पड़े। ये बात करनी जरूरी है आज, और समझनी, इससे सबक लेना जरूरी है। सुधांशु जी, हम अलग थलग पड़ गए। कहता है हम कश्मीर में इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। हमारे मिलने के बाद तालिबान कहता है कि हम चीन से सबसे बड़ा पार्टनर है। ये कौन सी बातें कर रहा है तालिबान? वो चीन को अपना सबसे बड़ा पार्टनर बता रहा है। ऐसे में अब आगे क्या करेगा हिंदुस्तान? सुधांशु जी, देखिए, इन्होंने कहा कि हम अलग थलग पड़ गए, तो मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, आज पिछले 60 सालों में जब भी कभी कश्मीर का मुद्दा उठता था तो एक रूस हमारे साथ खड़ा होता था, लगभग पूरी दुनिया बाकी हमारे खिलाफ होती थी। आज स्थिति है कि एक चीन सिर्फ उनके साथ खड़ा होता है, पाकिस्तान के साथ, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ आके खड़ी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और इतना ही नहीं, अगर यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देशों ने भी आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर हमारा साथ दिया है, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। शंघाई कॉरपोरेशन में भी आतंकवाद का विषय उभर के सामने आया है, और मैंने आपसे बताया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भारत ने जाके प्रतिनिधित्व किया। 2019 में सुषमा स्वराज जी गई थी। पहली बार, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ओआईसी में भारत को बुलाया गया हो। उसके बाद भी आपको लगता है, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, आपके नजरिए का दोष है। जैसी नजरें होती हैं वैसा ही नजारा दिखाई पड़ता है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। मैंने सिर्फ एक फैक्ट बता दिया आपको कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में हम पहली बार जाने में सफल हुए। यूएई जैसे देश ने हमारा समर्थन किया। धारा 370 पे पूरा जोर लगाकर चाइना एक प्रस्ताव नहीं ला पाया। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हमारी एंट्री को रोक नहीं पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बन गए और फौजें उसको वापस लेनी पड़ी। अब इसके बाद, और जब उसके साथ खड़े होने की बात आई तो नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान दो देश खड़े थे। तीसरे देश का नाम आप बता दीजिए जो चाइना के साथ खड़ा हो। बता दीजिए कृपया मुझे। अभी आपकी बारी और मलेशिया, मलेशिया और टर्की के अलावा तीसरा मुस्लिम देश बता दीजिए जो उनके साथ खड़ा हो, पाकिस्तान। ठीक है सुप्रिया श्रीनेत जी, लेकिन इस बात को तो मानना होगा ना कि अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे पर हिंदुस्तान ने बहुत धैर्य से काम लिया है, और तालिबान के बार बार हिंदुस्तान को लेकर सकारात्मक रुख के बावजूद हमने कोई स्टैंड अब तक नहीं लिया है उसको लेकर। तो इस बात को तो स्वीकार करना होगा कि कम से कम वहां की बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर हमें देखना चाहिए कि आगे हम कैसे बढ़ेंगे तालिबान के आतंकवादियों वाली सरकार के साथ। चित्रा जी, आपको पता है हमारी क्या पॉलिसी है अफगानिस्तान में तालिबान पर? आपको पता है कि कैसे तालिबान की हिमाकत